ब्यूरोक्रेसी पर बीजेपी भी सख्त। सरकार के बाद संगठन तल्ख। योजनाएं जमीन पर लागू कराने का प्रेशर। चुनाव से पहले जनता को मैसेज। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर अब सरकार ही नहीं बल्कि बीजेपी संगठन भी सख्त हो गया है। सख्ती उन अफसरों पर जिनकी शिकायतें बहुत हैं, सख्ती उन हुक्मरानों पर जिनके इलाके में योजनाओं का बुरा हाल है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का लहजा भी पैना हो गया है। चाहे वो एसडीएम हो, चाहे कोई और लोग हो, यहाँ की गरीब जनता के लिए ऑफिस में टाइम पर बैठना जरूरी है। नहीं बैठेंगे तो मैं इसकी बात करूंगा मुख्यमंत्री से, और ये नहीं चलेगा। अधिकारी इतने बेलगाम नहीं हो सकते क्या करके शाम को बैठेंगे 6 बजे 5 बजे अपने ऑफिस के अंदर। ये नहीं चलेगा। नहीं तो आप नौकरी छोड़िए। गरीब जनता के लिए यहाँ के लोगों की जरूरत लगती है, ऑफिस में समय पर बैठिए। इससे पहले लगातार सीएम शिवराज सिंह नौकरशाही को लेकर जनता के बीच एक सख्त मैसेज दे रहे हैं। चाहे मंच से भ्रष्ट अफसरों को सस्पेंड करने की बात हो या फिर जनता के बीच कलेक्टर को बार बार निर्देश देना हो, सीएम अपनी ब्यूरोक्रेसी में पारदर्शिता को जन दर्शन करा रहे हैं। उसका क्या हुआ? एक मैं तत्काल निर्देश दे रहा हूँ, 5 साल पहले जो स्वीकृति थी उसकी जांच करवा, और अगर उसमें गड़बड़ हुई तो कार्रवाई करूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी। हालांकि सरकार और बीजेपी के इस तेवर से ब्यूरोक्रेसी का एक तबका सहमत नहीं दिखता। उनका मानना है कि नियुक्तियों में परफॉर्मेंस की प्राथमिकता कम हुई है, जिससे फील्ड पर असर पड़ा है। काबिल अफसर काम से ही मिलते हैं, सियासी दखल से नहीं। वैसे ब्यूरोक्रेसी पर सख्ती को लेकर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। वी.डी. शर्मा जी अधिकारियों को चमका रहे हैं, मुख्यमंत्री जी चमका रहे हैं, अधिकारी चमक नहीं रहे हैं, और ये अनधिकार चेष्टा है। जब सरकार में आप हैं तो वी.डी. शर्मा जी को चमकाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? डिलीवर नहीं कर पा रही है सरकार, एक फेल सरकार है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रही है। जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने भी बयान दिया था कि सरकार की योजनाओं के जमीनी संचालन पर नजर के लिए बीजेपी को मॉनिटरिंग सेल बनानी चाहिए। यानी कहीं न कहीं लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं उस रूप में नहीं पहुंच रही हैं। सीएम खुद जनदर्शन यात्रा कर लोगों का हालचाल जान रहे हैं, शिकायतों पर कलेक्टर को निर्देशित कर रहे हैं। मतलब साफ है कि योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों की शिकायतों पर सरकार जीरो टॉलरेंस मोड में है। चूंकि योजनाओं को लागू करवाने, लोगों की शिकायत दूर करने में ब्यूरोक्रेसी का बड़ा रोल होता है, तो इसलिए भी सरकार और संगठन के तेवर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी की नज़र में ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को लेकर बीजेपी के तेवर सख्त हैं और आप और हम निरंतर ये बात देख रहे हैं। और संगठन की सख्ती ये बताती है कि बीजेपी किसी फीडबैक के तहत भी ये एक्शन लेने की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि जन दर्शन यात्रा दरअसल एक फीडबैक की भी यात्रा होती है। और जब राजनेता जनता के बीच बहुत सघनता से इंटेंसिफाई होकर पहुंचते हैं, निरंतर पहुंचते हैं, लगातार पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं इसका लाभ मिला क्या, ये आपको अधिकारी महोदय यहाँ कब से कब तक बैठते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक मैसेज आता है कि साहब फला अधिकारी साहब तो 5 बजे के बाद ऑफिस में दिखते ही नहीं हैं, निकल जाते हैं। ये सबके लिए सही नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये सही हो सकता है। लेकिन बीजेपी डेस्परेट है, क्योंकि 2018 का जो उसका फीडबैक है कड़वा, जिसमें बहुत नज़दीकी मुकाबले में वो कांग्रेस से पिछड़ी और कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही, उसका फीडबैक 2 बातें बीजेपी से कहता है। पहली चीज़ कि आपकी योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर जैसा क्रियान्वयन था वो वैसा नहीं हो पाया। ख़ासतौर से कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं जो थीं उनका जैसा क्रियान्वयन होना था, इम्प्लीमेंटेशन होना था, वो नहीं हो पाया। दूसरी बात थी कि संगठनात्मक स्तर पर जब आपके भीतर कुछ चुनौतियां होती हैं तो टिकट वितरण पर सीधा उसका असर जाता है। ये 2 कारण माने गए कि बीजेपी चंद सीटें यानी 5 सीटों से पिछड़ने की वजह से सरकार नहीं बना पाई। और ये हम पहली बार देख रहे हैं कि संगठन भी एक तल्ख अंदाज में मध्य प्रदेश बीजेपी में अपनी बात कह रहा है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए अगर हम बात करें तो ब्यूरोक्रेट्स की भी
कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट CR जिसको हम कहते हैं तैयार होती है। और एक ज़माना ऐसा भी था जब CR देखकर ही अधिकारियों की पोस्टिंग, उन्हीं के वरिष्ठ अधिकारी मैदानी पोस्टिंग में तो बहुत सावधानी रखकर ही पोस्ट करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि ये अधिकारी फील्ड के लिए ठीक है, ये मंत्रालय या ये मुख्यालय में बैठने के लिए ठीक है। लेकिन वक्त के साथ राजनीतिक नियुक्तियों की बाढ़ आ गई। अब ये शक्ति प्रदर्शन में बदल गया है कि फला व्यक्ति को मैं अपने ज़िले में लेकर आऊँगा, वो मेरा कभी OSD रहा है। तो इन चीज़ों ने भी इस पर काफ़ी असर डाला है, जहाँ गुणवत्ता से अधिक राजनीतिक जान पहचान या नाते रिश्तेदारी इम्पॉर्टेंट हो गई है। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, जो वरिष्ठ पत्रकार और प्रमुख विश्लेषक हैं ही। राजनीति पर करीब 35-40 वर्षों से उनकी सघन दृष्टि है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को वो बहुत नज़दीक से देखते हैं, क्योंकि उनकी गिनती मध्य प्रदेश के अपने समय के उन युवा तुर्क पत्रकारों में होती रही है जो ब्यूरोक्रेसी की नब्ज़ रिपोर्टिंग के मामले में पहचानते और समझते रहें। तो वो इस मसले पर बहुत साधिकार टिप्पणी करने के लिए एकदम उपयुक्त व्यक्ति हैं। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। अब्बास हफीज़ साहब हैं मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, युवा नेता, और ये जोड़ी जो है इस पर निगाह रखिए, उनके जोड़ीदार हैं आशीष अग्रवाल जी, युवा नेता और प्रवक्ता बीजेपी के। और ये दोनों जब नेतागण होते हैं तो कहने वाले कहते हैं कि समा बंध जाता है, तो दबाव भी डाल रहा हूँ आप दोनों पर समा बंधने का, और अपेक्षा भी रख रहा हूँ कि उस पुराने प्रदर्शन को दोहराते रहिए। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह आप देखते हैं ये बीजेपी का जो एक हम सख्त कदम और मूव देख रहे हैं, जिसमें अब VD शर्मा जी भी सामने आए हैं और बहुत तल्ख अंदाज में कि बेलगाम नहीं अफसर नहीं चलेंगे भाई जी। शरद जी, जो ब्यूरोक्रेसी और मुख्यमंत्री या सरकार का जो रिश्ता होता है वो घोड़े और सवार के तौर पे हमेशा परिभाषित किया जाता है जी। और सफल मुख्यमंत्री या सफल सवार वही होता है जो घोड़े को काबू कर लेता है। यदि सवार ही ये कहे कि घोड़ा बेकाबू हो रहा है तो क्या सिस्टम चलेगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है, क्योंकि यदि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में यदि इस तरह का बयान होता है तो निश्चित तौर पर जो है ब्यूरोक्रेसी का मनोबल हम ये बढ़ता नहीं है। आप यदि एक्शन लेंगे, यदि आप देखते हैं कि लगातार जब समीक्षा करते हैं तो आपके पास ये होता है कि कलेक्टर को हटाना है, कमिश्नर को हटाना है, या जो भी जिम्मेदार प्रमुख सचिव है, तो जहाँ भी आपका डिलीवरी सिस्टम फेलियर हो रहा है तो आप हटाते हैं। आप इतने ग्रेवेंसेज रिड्यूसल सिस्टम आपने बनाए हुए हैं, चाहे CM हेल्पलाइन हो या कुछ भी, ये किस लिए? ये इसीलिए है कि सरकार के पास फीडबैक आए। यदि इसके बावजूद नौकरशाही बेलगाम है तो हमें फिर वो 2006 का घटनाक्रम शिवराज जी के संदर्भ में याद करना पड़ेगा, जब उन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया था। तो इस तरह के जब सख्त कदम उठाते हैं तो लोगों को लगता है कि जो सवार है उसके हाथ में चाबुक है और चाबुक से वो हमको काबू कर सकता है, जिससे जनता तक जो जनहित की योजनाएं हैं वो पहुंच सकें। जब जनहित की योजनाएं पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक लाभ है उस राजनीतिक दल को मिलेगा जिसकी सत्ता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जो सिस्टम है हमारा वो पॉलिटिकल सिस्टम है। यदि उसमें हम डिलीवरी सिस्टम सरकार का ख़राब है और चुनाव हार जाते हैं तो इसे केवल बैड गवर्नेंस ही कहा जाएगा, जो अब मुझे नहीं लगता कि ये जो सरकार है वो उसको अब बहुत ज़्यादा टॉलरेट करने की स्थिति में है और वो सख्त कदम की तरफ धीरे धीरे शायद बढ़ रही है। तो सख्त कदम की तरफ बढ़ रही है। और दिनेश जी ने बखूबी याद दिलाया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज जी संभवतः ऐसे चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से होंगे मध्य प्रदेश के, दिनेश जी और बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं, जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी मध्य प्रदेश से हटाने का अपने पद से काम किया, और वो भी अपने समय के एक ऐसे नाम जिनकी तूती बोलती है ब्यूरोक्रेसी में, ख़ासतौर से उनके धाकड़ स्वरूप और बहुत ही तेज़ तर्रार एटीट्यूड की वजह से। आपकी टिप्पणी अब्बास हफीज़ साहब, फिर मैं चलूँगा आशीष जी की तरफ। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो ये सरकार अपनी नाकामियों को ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पूरी तरह डालने का काम करने की कोशिश कर रही है। क्या किसान जो हमारा परेशान है वो भी ब्यूरोक्रेट्स की वजह से परेशान है, या सरकार के खिलाफ वो बैठा हुआ है? आज 1 साल हो गया है, हमारा समर्थन उनके साथ है, जनता का समर्थन उनके साथ है। 650 किसानों की शहादत है, उसको श्रद्धांजलि देके मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ आज यहाँ पर, क्योंकि दुखद है सरकार उनको सुन नहीं रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किए हैं। भाजपा की सरकार बिल्कुल पूरी तरह से फेल्ड सरकार है।
आने वाले उपचुनाव हैं, दमों का डर सता रहा है, मालूम है सारे उपचुनाव हारने वाले हैं। अपनी नाकामी को ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डालने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जगह जगह पर अधिकारियों को, बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को चमकाया जा रहा है अपनी गलतियों के लिए, जनता के सामने उनको अपमानित करके कि हम नहीं ये कर रहे हैं और हम इनको सही कर रहे हैं, अब हमें वोट दीजिएगा फिर हम इनको और सही कर देंगे। अरे 3 टर्म्स हो चुके हैं, 3 टेन्योर्स के बाद चौथा टेन्योर है शिवराज जी का। भारतीय जनता पार्टी की ये चौथी पारी है और इसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि साहब अधिकारी कर्मचारी हमें सब हरा हरा दिखाते हैं और होता कुछ भी नहीं है। प्रमाणित करती है ये बात कि इनकी सरकार ने कोई ढंग से काम नहीं किया है, इनकी सरकार के कंट्रोल से प्रशासन बाहर रहा है और उसका जो भुगतान है जनता ने किया है। अब दूसरी तरफ बीडी शर्मा जी को कोई अधिकार नहीं है ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से चमकाने का। एक बात तो है शिवराज जी कह रहे हैं, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि नहीं मैं नाकाम नहीं हूं, ये नाकाम है, मुझे हटाया जा रहा है, तो ये इसके लिए जिम्मेदार ये लोग हैं, मैं नहीं हूं, मैंने कोई गलती नहीं की। बीडी शर्मा जी एक संदेश दे रहे हैं कि मैं आने वाला हूं, मैं हो सकता है आप लोगों का मुखिया हूं, इसलिए सही से काम करो, नहीं तो देख लिया जाऊंगा। ये बार बार संदेश, हिडन मैसेजेस हैं जो सामने दिख रहे हैं। भाजपा की अंतरकला अब ये दिखाई रही है कि कौन मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, संगठन ब्यूरोक्रेसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। ये शायद भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं ये लोग। छतरपुर में खड़े हुए बीडी शर्मा जी ये बयान देते हैं बीजेपी अध्यक्ष की हैसियत से। छतरपुर अब उनके खजुराहो लोकसभा में नहीं आता है, वो टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो ये सारा सीधा सीधा अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश की आज जो हालात हैं ये दुखद हैं और जिसके लिए जिम्मेदार भाजपा है। ब्यूरोक्रेट्स होंगे, आपने नहीं चलाया, सही है। और एक और चीज मैं कहूंगा अपनी बात खत्म करते करते कि शायद हो सकता है इसको जो जानकार हैं वो इस नजर से भी देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग महाउद्योग रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। तो अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के निरंतर जो काम चल रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए बार बार ब्यूरोक्रेसी को दोष देना, नौकरशाही को, अफसरशाही को दोष देना कि हम मजबूर हैं ट्रांसफर करने पे बार बार। लेकिन आप अब्बास हफीज साहब इसको क्या कहेंगे जब आपके नेतागण ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं कि याद रखना हम भी लौटेंगे तो सब देख लेंगे, ये पुचकारना है? देखिए सबसे पहले हमारा तो पहले भी आरोप रहा कुछ लोगों के ऊपर कि आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, आपको इस तरह से सरकार के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। हम अभी भी कह रहे हैं सरकार के हिसाब से जिन्होंने काम किया और उसका नुकसान इस पर जी आशीष जी आपकी टिप्पणी इंतजार कर रहे हैं। जी आपने सुनी दिनेश जी की भी बात और अब्बास हफीज साहब की भी बात। जी जी देखिए अब्बास जी जब ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो मुझे बड़ा मशहूर शेर याद आता है कि वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो कर देते हैं बदनाम। तो जरा 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार को जरा मेरे भाई याद करें और उस समय क्या ब्यूरोक्रेसी की हालत थी, क्या मंत्री खुल के बोलते थे कि जो रहेगा वो, जो नहीं रहेगा वो इनके दिशा निर्देशों पे चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो अगर वीडी शर्मा जी के उस एक भाषण पर अगर अब्बास जी ने अगर कोई भी आपत्ति की है तो मुझे लगता है उसको पूरा सुन लेते। उसके अंत में उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाऊंगा। तो संगठन और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर उनको जनता का कोई फीडबैक मिलता है तो वो निश्चित ही जिन लोगों के क्षेत्राधिकार में वो विषय आता है उन तक पहुंचाएंगे, इसको कैसे रोक सकते हैं। बाद बाकी जिसको हम प्रेशर कह रहे हैं, जिसको हम डेस्परेशन कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो अपने कर्तव्य निष्ठा है, वो अपनी कार्य का बोध है कि जनता से जो वादे हमने किए हैं वो हमें सही समय पर पूरा करने हैं और उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच ले जाना है। देखिए बहुत अच्छा है कि जब हम बात करते हैं कि सरकारें अपनी नीतियों के क्रियान्वयन का सीधा फीडबैक जनता से लेना चाहती हैं, वे जानना चाहती हैं कि क्या उनकी नीतियां आखिरी और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। और यही तो एक आदर्श लोकतंत्र की जिसकी बाबा साहब ने संकल्पना की थी उसका एक मुझे लगता है सिग्नल है। बाद बाकी ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक कार्य समिति को आपस में बांटना या कंपैरेटिव करना मुझे लगता है अन्याय है। ये तो जो संविधान हमें मिला है उस हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों के बिना कोई भी नीति, कोई भी योजना जमीन तक नहीं उतर सकती। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कर्तव्य निष्ठा से जनता से जो वादे किए गए हैं उनको जमीन पर उतारने के लिए लगी हुई है। अब ये वो कमलनाथ जी की सरकार नहीं है जो सिर्फ मंत्रालय से बैठ के चलती थी, जिसको नीचे का ऊपर का कोई भी पता नहीं होता था। मेरे मित्र किसानों की बात कर रहे थे, तो किसानों की बात भी कौन करते हैं? दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने मुल्तई में 2 दर्जन से अधिक किसानों को गोलियों से भून डाला था। किसानों की बात ये करते हैं जिसका पूरा का पूरा आर्थिक कुप्रबंधन इनकी 15 महीने की सरकार ने कर्ज माफ नहीं करके बिगाड़ दिया था।
तो किसान का ये छद्म बात करने वाले लोग पहले अपनी इन्होंने क्या किया उन योजनाओं को बताएं या अपनी उपलब्धियों को बताएं। सुन लीजिए, बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इस देश की पॉलिटिक्स में आई है उसको पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट के थ्रू दूर करना चाहती है, और निरंतरता हमारे जो नेताओं में है वो निश्चित ही इस बात को दूर करने में एक अहम पड़ाव साबित करेगी। 7 साल मोदी सरकार को हो गए, 15 साल के बाद फिर से शिवराज सरकार यहां पर है, उसके बाद भी पॉलिटिकल क्राइसिस, आर्थिक क्राइसिस जो है उसके ऊपर आप सही करने जा रहे हैं, तो आपके द्वारा बनाए हुए हैं। आपने एक छोटी सी बात कही जो बहुत बड़ी थी सुनने के अंदर, कि हमने 15 महीने के अंदर क्या क्या कहा, हमने अधिकारियों को कैसे कैसे चमकाया। हमें याद है छिंदवाड़े में जाकर आपके आज जो वर्तमान मुख्यमंत्री और 3 बार के उस वक्त मुख्यमंत्री थे, पिट्टू कलेक्टर सुन ले रहे, ये शिवराज जी के बोल थे। गोपाल भार्गव जी ने जो टिप्पणी की थी अधिकारियों पे, अफसरों पे, कर्मचारियों पे उस वक्त जब हमारी सरकार थी, उसको मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं कि उन्होंने क्या कहा था, किस तरह से बदलते हैं अधिकारी कर्मचारी, किससे तुलना की थी, वो आपके सामने है। इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर यह है कि आप क्रियान्वयन कीजिए, कार्रवाई कीजिए। 27 लाख किसानों को, बस आखिरी बात, 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया, आपने आके रोक दिया उसको। आप हो किसानों के हत्यारे। आशीष जी कुछ जल्दी से कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं तो कर लें, फिर मैं दिनेश जी की तरफ रुख करता हूं, उनकी टिप्पणी इस पर लेना चाहूंगा मैं जरूर। जी 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 देखिए मेरे मित्र जो कह रहे हैं वो मध्य प्रदेश की जनता ने पहले ही उन आरोपों का जवाब दे दिया। 28 उपचुनावों में 28 उपचुनावों में कांग्रेस 2/3 सीटों से हारी, और इन सभी विषयों पे जब जनता ने यह तय कर दिया कि कर्ज माफ नहीं हुआ, बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला, इन्होंने ट्रांसफर उद्योग चलाया, भ्रष्टाचार चलाया, तो उसके बाद क्या होता है? और पिट्ठू कलेक्टर इसलिए कि आपके इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं को जो मारेगा पीटेगा, जो में छप गया, सुनिए ना, देखिए बीच में मत रोकिए, आपके इशारों पे जो अधिकारी चले आज वो कहां है आप का पता लगा लें। बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास उठा के देख लें, हमने सदैव ब्यूरोक्रेसी को काम करने की स्वच्छंदता दी है, और यही कारण है कि हमारी योजनाएं, हमारी नीतियां जनता तक आपसे अधिक आपने काम किया है। चलिए दिनेश जी, बड़ा सवाल ये है, ये तो हम कुछ ज़्यादा ही ब्यूरोक्रेसी पर हैविली हम बरस पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। आज भी काबिल अफसरों की जमात है, और जब भी मौका मिला है और जब भी उन्हें दायित्व सौंपे गए हैं, उन्होंने बताया है कि वो किस तरह से सरकार की मंशा के अनुरूप काम करते हैं। सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है? अब ये क्या स्टेटस सिंबल हो गया राजनीति में कि विधायक चाहता है कि उसके क्षेत्र में उसकी पसंद का कलेक्टर या मैदानी स्तर पर तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, सीएसपी उसकी पसंद के हों, फिर सांसद महोदय हैं, फिर मंत्री महोदय हैं। मुख्यमंत्री के पास चॉइस और सीएस के चीफ सेक्रेटरी के पास चॉइस बहुत कम बचती है। अंत में ये समझ आता है कि साहब अगर नहीं किया तो वही राजनीतिक, जातिगत, चुनावी सारे समीकरण बिगड़ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे यही वो बड़ा कारण है जो सरकार पूरी ताकत लगाती है, क्योंकि हर 5 साल में उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने खुलता है, लेकिन परमानेंट गवर्नमेंट यानी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके सामने इस तरह का कोई प्रेशर राजनीतिक दखलंदाजी के चलते अब शायद उतना नहीं है? क्या आप सहमत हैं इससे? शरद जी, जो हमारे यहाँ संविधान में जो व्यवस्था है एग्जीक्यूटिव को लेके, वो अपने एक स्वतंत्र है और एक जो है इंडिपेंडेंट पिलर है वो। यदि उसके बारे में हम कोई नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो हम संविधान की भावना के अनुरूप काम नहीं करेंगे। देखिए, अधिकारी भी कई तरह के होते हैं, आपको कई बिल्कुल कमिटेड ढंग से काम करते हैं, जनता के लिए उनको जो सर्व करना है वो करते हैं। जो सुशासन की बात होती है, हम देखते हैं कि सुशासन पर भी काम होता है। तो सुशासन का जो है, जब आगे बढ़ते हैं हम सुशासन पर, तो बहुत सारी नई नई योजनाएं आती हैं और उनको इम्प्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी ही करती है, कोई दूसरा नहीं करता। क्योंकि किसी भी राज्य में यदि अपराध बढ़ता है तो ब्यूरोक्रेसी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या होता है, जब फेवरेटिज्म की बात होती है या ब्लू आइड बॉयज़ की बात होती है, अलग अलग तरह के शब्द जो उसके लिए किए जाते हैं, तब आप मेरिट को जो है आप ध्यान नहीं देते हैं पोस्टिंग में। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग हैं जो हतोत्साहित होते हैं, और वहाँ भी जब आप उनकी काबिलियत के हिसाब से पोस्टिंग देती है, उनको टास्क देते हैं। तो हमने देखा इसी मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत सारे नए नए प्रयोग किए हैं। आप चाहे लाडली लक्ष्मी योजना ले लीजिए, आप कोई वो इम्प्लीमेंट हुई, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो आप किस तरह की का सिस्टम चाहते हो, किस तरह के अधिकारियों को रखना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। यदि आप सांसद विधायकों के कहने पर आप जिले में अधिकारी पदस्थ करेंगे तो फिर वो सरकार की प्राथमिकताओं पर काम नहीं करेंगे। तो आपको ये सरकार को ही तय करना होता है कि हमें जो है किसको पोस्ट करना है। और सामान्यतः बहुत कम होता है
वो ऐसे प्रभावशाली लोग कम होते हैं जिसके कहने पर आप हर कलेक्टर आप पोस्ट करें, CSP पोस्ट करें। सामान्यतः सभी अपने अपने ढंग से काम करते हैं। अभी हम जब देख रहे हैं ना कि अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है, भूमाफियाओं की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो सपोर्ट होता है उसके बिना ब्यूरोक्रेसी आगे बढ़ नहीं सकती और अल्टीमेटली एक दूसरे के पूरक होकर ही इनको काम करना पड़ता है। आशीष जी, एक दिनेश जी की इस बात से एक सवाल मेरे जहन में आया कि कई बार जो राजनीतिक तौर पर लोक लुभावन अभियान होते हैं, जिसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि भूमाफिया या अतिक्रमण हटाओ या अपराधियों के खिलाफ जो अभियान हैं ये लोक लुभावन या जनता को लुभाने वाले जनहितकारी फैसले हैं, लेकिन कई बार इनकी वजह से ब्यूरोक्रेसी का, चूँकि ये बहुत बड़े अभियान होते हैं और इनमें बहुत सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर के साथ तमाम परमिशंस, क्योंकि कोई भी अपराधी भी अगर है या आरोपी भी है उसके भी संवैधानिक अधिकार हैं, और अगर आपने गलत तरीके से उसके गिरेबां पर हाथ डाल लिया तो फिर आप अकाउंटेबल हो जाते हैं और जवाबदेही ब्यूरोक्रेसी की भी और सरकार की भी बनती है। तो जो जनता से सीधे जुड़े फैसले वाले निर्णय हैं वो प्रभावित होते हैं। बड़े बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं और इस तरह के अभियान होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी का ध्यान बांटते हैं। कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव आपके मैं बहुत संक्षेप में चाहूँगा जो आप सोचते हो। जी जी जी। देखिए सबसे पहले तो बाबा साहब जो संविधान देके गए हैं उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हर जगह हैं। अगर कोई भी एक धड़ा इधर उधर होने का प्रयास करता है तो दूसरे हैं पर्याप्त चीज़ें जहां पर उनको रोका जा सकता है। बाद बाकी मुझे ऐसा लगता है कि बाय एंड लार्ज ब्यूरोक्रेसी जो भारत अभी तक जो प्रगति हुई है उसमें उन्हीं के एग्जीक्यूशन की भूमिका रही है और बहुत पीछे नहीं जाए। जिस तरह से कोरोना की इन दोनों लहरों से इसी ब्यूरोक्रेसी ने लड़ा और विश्व से हमें बेहतर लड़के दिया, तो मुझे लगता है कि हमें उनको भी बहुत बड़ा एक योगदान जाना चाहिए। बिल्कुल, बाद बाकी आपका शीर्ष नेतृत्व, आपका कप्तान कैसा है और कप्तान कैसा है इस पर निर्णय होता है कि वो फील्डिंग किस तरह की जमाना चाहता है। आपने क्रिकेट पे देखा होगा, पिच में हर खिलाड़ी अपने हिसाब से परिवर्तन करना चाहता है, परंतु अंतिम फैसला कप्तान ही लेता है क्योंकि जीत और हार का श्रेय उसी पर जाने वाला होता है। तो ब्यूरोक्रेसी की जमावट भी इसी तरह से होती है। हो सकता है लोकल स्तर पर लोग कुछ चाहें, परंतु अंतिम सरकार का निर्णय होता है क्योंकि फैसले और योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता है और ब्यूरोक्रेसी को उस हिसाब से चलना ही पड़ता है। देखिए ब्यूरोक्रेसी की आज मध्य प्रदेश की गलती यह है, जिस ब्यूरोक्रेसी को ये कुछ भी नहीं कहते थे बल्कि मंत्रियों ज्यादा भरोसा शिवराज जी का ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हुआ करता था 15 साल में, आज उससे दुश्मनी की वजह यह है कि उन्होंने कमलनाथ जी की सरकार के अंदर किसानों की कर्ज माफी का, मुझे बोलने दीजिए ना, आपके साथ पूरा होगा। मुझे कमलनाथ जी की सरकार के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे किया, उन योजनाओं 15 महीने की कमलनाथ सरकार के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे जहां पर आपने ब्यूरोक्रेसी को अफसरों को पैसा उड़ाने के लिए 10 जनपद तक पहुंचाने के लिए लगा दिया था। बाद बाकी पूरी दुनिया का ज्ञान बखान कर देंगे। अरे 15 महीने में कितना आपने ट्रांसफर उद्योग चलाया और वो उस पैसे को आपने 10 जनपद तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दिनेश जी। कुल मिलाकर माफ़ी चाहूँगा, वक्त कुछ कम पड़ गया, लेकिन मैं अब्बास हफीज़ साहब के पास पूरा मौका है और उन्हें किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। देखें तो उनके पास बड़ी मोहब्बत की नज़र है, बड़ी गहरी नज़र है, उसी नज़र से देखें तो सब कुछ बेहतर होगा। और रही बात ब्यूरोक्रेसी की, तो निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेसी बेहतर काम करती है और कोरोना में जैसा आशीष जी ने कहा बहुत बेहतर काम करके दिखाया है। जो चुनौतियां और जो समस्याएं हैं, ये ज़रूर है कि उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं पर भी बात होनी चाहिए और निश्चित तौर पर चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, कमिश्नर, ये वो कड़ी हैं जो मैदानी स्तर के अफसरों की तमाम खूबियों को भी और चुनौतियों को भी सरकार तक पहुंचाते हैं। उन्हें भी अपना दायित्व बखूबी निभाना चाहिए, जिससे मैदानी स्तर पर, क्योंकि निचले स्तर पर तैनात अधिकारी जो हैं, नायब तहसीलदार, SDM, पटवारी, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। TI, SI, थाना प्रभारी, जो सरकार से जुड़ी योजनाएं और पीड़ितों को न्याय दिलाने में अहम रोल अदा करते हैं, तो उन्हें सतर्क करने का काम ब्यूरोक्रेसी का ही है। ब्यूरोक्रेसी ही बेहतर कर सकती है और उसे करना चाहिए और वो करती भी रही है। नमस्कार।